गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 7 कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की अवधारणा पढ़ चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 8 लागत की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। हमने ये देख लिया कि हम उत्पादन कर रहे हैं, कच्चे माल का इस्तेमाल करके उत्पादन कर रहे हैं, पर उत्पादन करने के लिए एक उत्पादक को लागत लगती है। वो लागत क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, क्या मतलब होता है लागत का, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अलग अलग लागतें कौन सी होती हैं। हमने 2 काल पढ़े थे, अल्पकाल और दीर्घकाल, उसमें कितनी लागतें होती हैं, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। लागत लागत क्या होता है? लागत जो भी हम उत्पादन के लिए एक उत्पादक कच्चे माल को खरीदने के लिए या जो भी खर्चा करता है, चाहे वो जितना भी व्यक्त खर्चा करता है, जितना भी उसके कॉस्ट ऑफ अकाउंट में आता है, वो सब हम लागत कहलाता है। जो भी उत्पादन के लिए, एक सरल भाषा में कहें तो उत्पादन के लिए जो पैसा खर्च होता है कच्चे माल को खरीदने के लिए, परिवहन के लागतों के लिए, मजदूरों को लगाने के लिए, जिस भी प्रकार का मशीनों के ऊपर जिस भी प्रकार का व्यय होता है, वो सब लागत कहलाता है। अब लागत फलन क्या होता है? लागत फलन हमने पढ़ा था मांग फलन। मांग फलन क्या बताता था? मांग को अलग अलग तत्व जो होते हैं वो मांग को प्रभावित करते थे, क्योंकि उनके बीच में जो संबंध होता था वो मांग फलन कहलाता था। ऐसे ही लागत को प्रभावित करने वाले कई प्रकार के तत्व होते हैं, उनके बीच में जो संबंध है वो हमें लागत फलन के द्वारा दर्शाया जाता है। अब लागत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? कच्चा माल है, उत्पादन के लिए ज़रूरी होता है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाए या कीमतें घट जाएं तो उससे हमारी लागतों पे फर्क पड़ता है। अगर घट जाएंगी तो लागत कम आएगी, जो भी हम वस्तु उत्पादित कर रहे हैं, और अगर बढ़ जाएगी तो लागतें बढ़ जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि हम ज़्यादा चीज़ों को महंगे दाम में बेच पाएंगे, तो लोग हमारी वस्तु को खरीदेंगे नहीं। मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाए घट जाए, उसके ऊपर हमारे फर्क पड़ेगा। मशीन अगर नई मशीन खरीद रहे हैं तो नई मशीन कम पैसों में उपलब्ध हो रही है, तो हमें वो सही लागत देगी, वस्तु का उत्पादन हम ज़्यादा कर पाएंगे। और अगर उस पर पैसे कम लग रहे हैं, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं हमारी तरफ से, तो फिर हम उस वस्तु का उत्पादन थोड़ा कम कर पाएंगे, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये सब तत्व जो हमारी लागत को प्रभावित कर रहे हैं, वो सब लागत फलन कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो लागत के साथ संबंध को बताता हो, वो लागत फलन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे लागतें। अलग अलग प्रकार के अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लागतें हमें बताई थी, जिसमें से सामाजिक लागत होती है, मौद्रिक लागत होती है, अवसर लागत होती है, व्यक्त लागतें होती हैं और अव्यक्त लागतें होती हैं। अब हम धीरे धीरे सभी लागतों को अच्छे से समझते जाएंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं। पहली होती है वास्तविक लागत। सबसे पहली लागत जो है वो मैं आपको समझाती जा रही हूँ साथ के साथ। देखिए, पहली लागत होती है वास्तविक लागत, जिसे हम इंग्लिश में रियल कॉस्ट भी कहते हैं। इसका कंसेप्ट लिबांस्की ने दिया था, लेकिन इसे परिभाषित मार्शल के द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि हम जब भी कहीं से पैसा लेकर आते हैं, जब लोन के लिए हमने फाइल लगाई, तो उसमें जो टेंशन हुई, जो लगा कि पता नहीं फाइल पास होगी कि नहीं होगी, हमें कितना लोन सेक्शन होगा कि नहीं होगा हमारे उत्पादन के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए, तो वो सब चीज़ें जब हम सोचते हैं, उससे जो हमें परेशानी होती है, कहीं से उधार लिया है पैसा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इस लागत में आती हैं। जैसे ये एक फिलोसफिकल मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट है, इसका हमारे रियल वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो टेंशन्स हैं ये इस वास्तविक लागत में शामिल की जाती हैं। तो इसको दिया सबसे पहले लिबांस्की ने था और इसको परिभाषित करने वाले मार्शल थे। अब आई हमारी दूसरी लागत। दूसरी लागत है हमारी सामाजिक लागत। इसे हम इंग्लिश में सोशल कॉस्ट भी कहते हैं। सामाजिक लागत का मतलब होता है कि ऐसे कई काम हम करते हैं जो समाज को फ़ायदा भी करते हैं और समाज को नुकसान भी देते हैं। अगर हम उन लागतों को जोड़ें जो हमें जो फ़ायदा दे रहे हैं, और उनमें से उन चीज़ों को हटा दें जो नुकसान कर रहे हैं, तो वो हमें क्या प्राप्त होंगी? सामाजिक लागतें प्राप्त हो जाएंगी। देखिए, जैसे मैं आपको समझाऊं, आपने अपने घर में गार्डन लगाया, ठीक है। गार्डन लगाने से जो घर में आपने अलग अलग प्रकार के
फूल लगाए, उसकी खुशबू पास वाले के पास भी जा रही है, आपका पड़ोसी खुश है, उसको फायदा हुआ गार्डन लगाने से, वातावरण उसको शुद्ध मिला, शुद्ध हवा मिली उसको, तो ये जो लागत है इसको उससे उसको फायदा हुआ। लेकिन अगर आप जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाएं तो वो नॉइस पॉल्यूशन कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उससे, तो उससे उसको नुकसान हो रहा है, उसके घर में जो भी लोग हैं उनके कानों पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो सब जो है उसको हम माइनस कर देंगे और जो उसको फायदा कर रहा है उसको हम प्लस कर देंगे। जब हम इन सभी चीज़ों को जोड़ दें और उसमें से जो खराब चीज़ें जो हमें नुकसान पहुंचा रही है उनको हटा दें तो हमें क्या प्राप्त होती है, सामाजिक लागतें प्राप्त होती हैं। फिर तीसरे हमारी आती हैं मौद्रिक लागतें। मौद्रिक लागतें इंग्लिश में मनी कॉस्ट। मौद्रिक लागतें कौन सी होती हैं, जिसमें हम पैसा खर्च करते हैं, जो पैसा खर्च करके, जैसे आपने कच्चा माल खरीदा, मजदूरों को लगाया, मजदूरी दी, मशीन नहीं खरीद के लाए, मशीनों के लिए पैसे दिए आपने, तो वो सब किस में आएंगी, वो सब मौद्रिक लागतों में शामिल हो जाएंगे। अब मौद्रिक लागतों में भी दो तरीके की लागतें होती हैं, एक होती हैं व्यक्त लागतें और एक होती हैं अव्यक्त लागतें। व्यक्त लागतें वो होती हैं जो व्यक्त की जा सकती हैं, जैसे जैसे आपने कच्चा माल खरीदा उत्पादन के लिए, उसमें कितने पैसे दिए वो आपने लिख दिया, फिर आपने मजदूरों को रखा तो कितने मजदूर रखे और उनको कितने मजदूरी दोगे वो लिखा, नई मशीनें लगाई उन पे कितना पैसा खर्च करा वो लिखा, वो सब क्या है, व्यक्त हैं, आप उसको मेंशन कर रहे हो अपने रिकॉर्ड में, तो वो व्यक्त लागतें कहलाती है। अव्यक्त लागतें वैसी लागतें होती हैं जिन्हें आप मेंशन नहीं कर सकते, जैसे आप खुद उत्पादक हो, खुद काम कर रहे हो, ठीक है, आपके ही घर में आपने छोटा सा उद्योग खोल लिया है और उसमें ही आप काम कर रहे हो, तो वो जो उद्योग खोला आपने अपने घर में, तो आप अपने को किराया थोड़ा ना दे रहे हो अलग से, आप खुद उसमें एक है ना, जैसे मजदूर काम कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो, उनको समझा रहे हो, तो वो आप भी वो काम कर रहे हो, तब अपने को पैसे थोड़ा ना दे रहे हो। तो ऐसी कई चीज़ें जिसको एक उत्पादक खुद प्रयोग में लेता है, अपनी दी हुई सेवाएं, जिन्हें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, जिन्हें वो अलग नहीं कर सकता, वो सब चीज़ें कहलाती हैं अव्यक्त लागतें, जिन्हें हम अकाउंट्स में, जिन्हें हम अपने जो लेखन पत्र खाता होता है उसमें हम उसको बता नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते। जैसे मैंने कच्चा माल खरीदा, किसी और से खरीदा, उसको पैसे दे दिए, मैंने लिख दिया कि मैंने इससे कच्चा माल खरीदा और उसको पैसे दे दिए, मजदूरों को रखा, जितने मजदूरों को सैलरी दी, वेजेस दिए, वो सब मैंने उसमें मेंशन कर दिए, ठीक है, लेकिन मैंने अपने आप को क्या दिया, मैं उत्पादन कर रही हूँ, मैंने अपने आप को कुछ नहीं दिया, तो इसलिए वो चीज़ें यहाँ पर व्यक्त नहीं हो सकती, और जो लागतें व्यक्त नहीं हो सकती उसे हम अव्यक्त लागतें कहते हैं। जब इन दोनों लागतों को, व्यक्त और अव्यक्त को जोड़ दें तो हमें मौद्रिक लागतें मिल जाती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं सिर्फ व्यक्त लागतों को ही जोड़ें, शामिल करें तो वो मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। और इसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, मतलब लेखांकन लागतें, क्योंकि इसे हम एक अकाउंट्स के रूप में, खाता बुक के रूप में हम इसे लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, तो इसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट या खातेदार लागतें भी कहलाती हैं। उसके बाद हमारी चौथी आती है अवसर लागत। अवसर लागत इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी लिबांस्की के द्वारा ही दी गई थी। उन्होंने ये कहा कि जब हम कोई वस्तु बनाते हैं तो हम वस्तु बनाते हुए कुछ चीज़ों का त्याग करते हैं और कुछ चीज़ों को अवसर देते हैं। मतलब जैसे मुझे एक वस्तु बनानी है तो एक वस्तु बनाने के लिए मैं दूसरी वाली वस्तु का त्याग कर दूंगी और पहली वस्तु को ज़्यादा बनाऊंगी, उसको कम बनाऊंगी। इसका कंसेप्ट हम चैप्टर नंबर 1 जब हमने उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि जब मैं हथियार बना रही हूँ तो मैंने अनाज का जो उत्पादन है वो कम कर दिया, और जब अनाज बना रही हूँ तो मैंने हथियारों का उत्पादन कम कर दिया। तो उसे हम अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत का मतलब होता है जब हम किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु का त्याग कर दें तो उसे हम अवसर लागत कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये तो हुई आपकी लागतें एक जनरल तरीके से। लेकिन अगर हम काल के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से बताएं कि लागतें कितने प्रकार की होती है, तो हमने अपने पुराने चैप्टर में उत्पादन में हमने पढ़ा था कि कि काल जो होते हैं, टाइम पीरियड जो है वो मार्शल ने दिया था, और मार्शल ने कहा था 3 तरीके के काल होते हैं। एक तो होता है
अति लघुकाल, एक होता है लघुकाल और एक होता है दीर्घकाल, ठीक है, अल्पकाल, है ना, ये मैंने आपको समझाया था। तो जब हमने काल दो लिए, अल्पकाल और दीर्घकाल, याद है ना, हमने दो नियम भी पढ़े थे। अल्पकाल का नियम का नाम क्या था? अनुपातिक उत्पादनों का नियम, और दूसरे नियम का नाम था पैमाने के प्रतिफल का नियम। मतलब जो अल्पकाल शॉर्ट टर्म में यूज हो रहे हैं उसका नाम था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और जो दूसरे दीर्घकाल में यूज हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म में यूज हो रहे हैं, उनका नाम था रिटर्न्स टू स्केल। तो हमने ये दो नियम पढ़े थे इसी में। तो जब दो काल होते हैं, दो तरीके के नियम हैं, दो उत्पादन में दो काल हैं, तो फिर लागतों में भी दो काल होते हैं। एक होता है अल्पकाल और दूसरा होता है दीर्घकाल। जब हम अल्पकाल की बात करेंगे, जब हम अल्पकाल की बात करते हैं तो अल्पकाल में 7 लागतें आती हैं, 7 लागतें, ठीक है। पहली लागत है TFC, कुल स्थिर लागत। दूसरी कुल परिवर्तनशील लागत। तीसरी कुल लागत। चौथी सीमांत लागत। और फिर इनके औसत लागतें AFC, ABC, AC और AC। तो कुल मिला के आपकी 7 लागतें हैं। अब हम इनको पहले एक बार समझ लेंगे, इनको पढ़ेंगे और फिर शुरुआत करेंगे। देखिए ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब आई हमारी बारी अल्पकाल की लागतों की। तो पहली अल्पकाल की लागत का नाम क्या है? पहली का नाम है कुल स्थिर लागत, TFC। हमने पढ़ा था कि दो तरीके के साधन होते हैं, एक होते हैं स्थिर साधन और एक होते हैं परिवर्तनशील साधन। जब साधन दो तरीके के होते हैं तो लागतें भी दो तरीके की होंगी, एक होगी स्थिर लागत और एक होगी परिवर्तनशील लागत। तो जब हम दोनों साधनों को मिला दें, स्थिर और परिवर्तनशील, मैंने आपको बताया था ना कि अल्पकाल में एक साधन परिवर्तनशील होता है और बाकी सभी साधन स्थिर होते हैं। स्थिर साधन में क्या क्या लिया था हमने? भूमि, पूंजी, मशीनें, ठीक है, ये सब स्थिर साधन थे। और परिवर्तनशील साधन कौन सा था? परिवर्तनशील साधन था श्रम, जिसको हम बदल सकते हैं लेकिन बाकी साधनों को हम बदल नहीं सकते। तो ऐसा अल्पकाल में था। तो अल्पकाल में जब दो साधन हो सकते हैं तो जो दो साधनों को हम खरीदेंगे, भूमि को लिया तो भूमि फ्री में थोड़ा ना आएगी, भूमि में लगान देना पड़ेगा। पूंजी को लिया था, पूंजी को हम बदल नहीं सकते लेकिन मैंने जितनी पूंजी उधार ली उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। मशीन खरीद के लाई थी तो उस मशीन की देखरेख भी करनी पड़ेगी। नई मशीन नहीं खरीद सकती लेकिन उस पुरानी मशीन को ठीक तो कराना पड़ेगा ना। और जो अपना श्रम है उसको तो हम रोज बदल रहे थे, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 10, 12 मजदूर लगा रहे थे। काम जब जैसे उत्पादन बढ़ेगा मजदूरों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन भूमि की, पूंजी की, इनकी संख्या अल्पकाल में नहीं बढ़ा सकते। तो साधन दो तरीके के हो गए। इसी तरीके से लागत भी दो तरीके की होगी। तो सबसे पहले हम लागत पढ़ेंगे कुल स्थिर लागत, जिसका नाम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसके नाम से पता चल रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट, मतलब इसका उत्पादन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये उत्पादन से अलग है। उत्पादन चाहे 0 है तब भी आपको इसको देना ही पड़ेगा। ये ऐसी लागतें होती हैं, इनका उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता। उत्पादन बढ़े घटे इनको कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा आपको वहन करनी ही पड़ेंगी। अब क्यों वहन करनी पड़ेंगी? देखो, जैसे कोई फैक्ट्री है, उसमें हमने वॉचमैन लगाया, पानी बिजली का कनेक्शन लिया, ठीक है। अब आज उस फैक्ट्री में हमारा उत्पादन हो गया, हमने जितना उत्पादित करना था हमने कर लिया। अब वो फैक्ट्री हमने थोड़ी देर के लिए बंद कर दी, थोड़े टाइम के लिए। तो वॉचमैन को कहेंगे कि तू निकल जा, हम तेरे को 2 महीने बाद वापस बुलाएंगे, या पानी बिजली के कनेक्शन काट देंगे, अभी हम बिल क्यों भरे, हम तो उत्पादन ही नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा तो हम नहीं करेंगे, हमें वॉचमैन को पैसे भी देने पड़ेंगे और हमें पानी बिजली के कनेक्शन के पैसे भी देने पड़ेंगे। वो क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि वो हमारे यहाँ कुल स्थिर लागतें हैं। जो स्थिर साधन है वो उसको हम बदल नहीं सकते, वो तो रहेंगे ही हमेशा। हम थोड़ा टाइम पीरियड बदल सकते हैं कि हम उस चीज़ को नहीं बदल सकते। तो वॉचमैन को जो पैसे जाएंगे, पानी बिजली के बिल के जो पैसे जाएंगे, वो सब किस में शामिल हो जाएंगे? वो कुल स्थिर लागतों में शामिल हो जाएंगे। इसलिए चाहे उत्पादन बंद रहे, उत्पादन चालू रहे, उत्पादन घटे, लेकिन ये लागतें आपको हमेशा वहन करनी ही पड़ती हैं। इन लागतों को आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये हमेशा देनी ही है आपको। जैसे भवन का किराया हुआ, सड़क संयंत्र हुआ, ठीक है, प्रबंधन, स्थायी कर्मचारी हैं जो हमेशा आपके लिए काम करते हैं, उनको वेतन देना, ठीक है, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी लागतें हुई कुल परिवर्तनशील लागतें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका संबंध सीधा आपके उत्पादन से होता है। अगर उत्पादन शुरू होगा
तो आपको ये वहन करनी पड़ेंगी। अगर उत्पादन शुरू नहीं होगा तो वहन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमने उत्पादन शुरू किया और हमने मजदूर लगाए, तो 2 लगाए, 4 लगाए, 6 लगाए, जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाने के लिए मजदूर लगाते जाएंगे वैसे वैसे हम मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ेगी, तो वैसे वैसे ये लागतें भी बढ़ती जाएंगी। कच्चा माल आपको उत्पादन करना है, कच्चा माल चाहिए, ठीक है, बिजली पानी के पैसे देने पड़ेंगे, तो वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। पहले तो जो बिजली पानी का बिल आ रहा था वो स्थिर आता, एक एग्जैक्ट आता, क्योंकि आप उत्पादन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आप उत्पादन करोगे तो आपको बिजली पानी का यूज़ भी तो होगा, जब यूज़ होगा तो वो तो आपको फिर देना ही पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा बिल तो, ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो उसे कहते हैं टीवीसी, कुल परिवर्तनशील लागत। साथ ही साथ मैं आपको इनका डायग्राम और ये देखिए इनका डायग्राम मैं आपको साथ के ये भी समझाती जाऊँ। देखिए कुल स्थिर लागत का डायग्राम बनता है ऐसे, यह OX, ये OY यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमेशा ऐसे बनेगा कुल स्थिर लागत। क्यों बनेगा ये ऐसे? ये इसलिए बनेगा, यहाँ पे उत्पादन लिया हमने और यहाँ पे लागत, कुल स्थिर TFC ली मैंने, ठीक है। एक बार मैं आपको और अच्छे से बना के दिखा देती हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए साथ के साथ हम इसको भी करते जाते हैं। कुल स्थिर लागत आपको समझ में आ गई होंगी। कुल स्थिर लागत का डायग्राम बनता है, ये हमेशा मैंने आपको बताया इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, ये हमेशा स्थिर रहेंगी, आपको देनी ही पड़ेंगी। ये आपका TFC हमेशा स्थिर रहेगी, इसलिए ये ऐसे होती है, मतलब ये क्षैतिज अक्ष के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होती है, क्षैतिज अक्ष के समांतर होती है। यहाँ पे मैंने TFC ले लिया और यहाँ पे मैंने उत्पादन ले लिया, तो मैं चाहे उत्पादन बढ़ाऊँ घटाऊँ इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुझे जितनी वहन करनी है उतनी ही करनी ही पड़ेगी, इसे मैं हटा नहीं सकती, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है इसका TC माइनस TVC बराबर TFC। ये फॉर्मूला अभी आप ध्यान में रखिए, मैं इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया है वो आपको आगे समझाऊंगी। नेक्स्ट है अपना कुल परिवर्तनशील लागत। ये मैंने आपको बताया कि इसका संबंध किससे होता है? उत्पादन से होता है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, अगर उत्पादन कम होगा तो ये भी कम हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ हमने फिर से उत्पादन लिया, यहाँ मैंने कुल परिवर्तनशील लागत TBC ली, और ये देखिए ये उत्पादन 0 से शुरू हुआ तो ये भी बढ़ गई, फिर धीरे धीरे, फिर एकदम से तेजी से, और फिर ये बढ़ती चली गई। तो ये आपकी हुई TVC, ठीक है, ये आपकी TVC है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? TVC बराबर TC माइनस TFC। ये मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। फिर आए कुल लागतें। अब मैं कुल लागतें हमने देखा कि हमने स्थिर लागत स्थिर भी दी और परिवर्तनशील भी दी। स्थिर लागतें क्यों दी? क्योंकि स्थिर साधन थे। परिवर्तनशील लागतें क्यों दी? क्योंकि परिवर्तनशील साधन भी थे। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे कुल लागतें प्राप्त होंगी। मतलब अगर मैं कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागतों को मिला दूं तो मुझे क्या प्राप्त होंगी? मुझे कुल स्थिर लागतें प्राप्त होंगी। देखिए TC इक्वल्स टू TFC प्लस TVC, मैंने दोनों को मिला दिया, स्थिर लागतों को और परिवर्तनशील लागतों को मैं मिला दूं तो मुझे कुल लागतें प्राप्त हो जाएंगी। अब कुल लागतें प्राप्त होगी। अब मैं ऊपर वाले 2 फॉर्मूले समझाने थे मुझे आपको। जैसे देखिए आपने यहाँ देखा TC बराबर TFC प्लस TVC, तो अगर मुझे TFC निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? TC माइनस TVC। और अगर मुझे TVC निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? TC माइनस TFC। निकल गया? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ अगर आपको वहाँ नहीं दिख रहा ढंग से तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। TFC निकाला मैंने TC माइनस TVC से, और TVC निकाला मैंने TC माइनस TFC से, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। अब एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। इस डायग्राम से मैं आपको तीनों डायग्राम समझा दूंगी। देखिए ये जैसे आपको समझ में आ रहा है, ये आपका TFC है, स्थिर है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। ये आपका TVC है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये आपका TC है जो ऊपर से शुरू हो रहा है। TC ऊपर से शुरू क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा था TC बराबर TFC प्लस TVC।
मतलब इसमें क्या शामिल है, टीएफसी शामिल है, और टीएफसी हमेशा स्थिर रहती है। टीएफसी कभी भी आपको हमेशा देनी पड़ेगी, कभी भी आप टीएफसी देना बंद नहीं कर सकते। चाहे आपका उत्पादन बंद हो, चाहे कम, चाहे कुछ भी हो, आपका उत्पादन अगर चालू है तो आपको टीएफसी देनी ही पड़ेगी। तो जब इसमें टीएफसी शामिल है तो कभी भी टीसी वक्र 0 से शुरू नहीं होगा। टीसी वक्र हमेशा ऊपर से शुरू होगा। देखिए टीएफसी स्थिर है, टीवीसी 0 से, और टीएफसी के साथ ही टीसी है, तो इसलिए टीसी वक्र हमेशा 0 से शुरू हो रहा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो टीसी और टीवीसी है, ये दोनों, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये हमेशा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था टीसी माइनस टीवीसी। जब टीसी में से टीवीसी निकाल दूं तो मुझे क्या मिलता है, टीएफसी, और टीएफसी हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। इसलिए इन दोनों का गैप भी क्या होगा, स्थिर होगा। इनका दोनों का बीच का गैप टीएफसी के बराबर होना चाहिए, और टीएफसी हमेशा स्थिर होती है, इसलिए इनका गैप भी बराबर होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम तभी शुरुआत करेंगे जब आप इसको अच्छे से पहले समझ लें। तो आप पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम इसकी औसत लागतों को भी देखेंगे। और घबराइए मत, जिस तरीके से हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम इकट्ठे इन सबको पढ़ेंगे, याद भी करेंगे, और आपको सब चीज़ें समझ में आ भी जाएंगी। जहाँ दिक्कत है आप मुझसे पूछ लेना। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लागत किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार की लागतें होती हैं, जिसमें हमने सामाजिक लागत पढ़ी थी, ठीक है, मौद्रिक लागत पढ़ी थी, अवसर लागत पढ़ी थी, व्यक्त और अव्यक्त लागतें पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें दो बताई थी। तो अल्पकालीन लागतों में तो हमने जाना था कि अल्पकालीन लागतों में हमने 7 लागतें पढ़नी है। टीएफसी, टीवीसी, टीसी, एएफसी, एवीसी, एमसी, कितनी हो गई, और एसी, हो गई 7, ठीक है। ये 7 लागतें हमें अल्पकाल में पढ़नी है। और दीर्घकाल में हमने पढ़नी है 2 लागतें, एक तो एलएसी और एक एलएमसी, ठीक है। ये आपकी दीर्घकाल की लागतें हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे, इतनी लागतें हमें पढ़नी है। तो अब आज मैंने आपको अल्पकाल में 3 लागतें समझा दी। वो 3 लागतें कौन कौन सी हैं? वो 3 लागतें हैं टीएफसी, टीवीसी और टीसी। ये 3 मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एएफसी, एवीसी और एमसी और एसी समझाऊंगी, और साथ के साथ एलएसी और एलएमसी भी समझाऊंगी कि इनका क्या फॉर्मूला होता है, इनका डायग्राम कैसे बनता है, कितने प्रकार की हैं, कैसे हैं, तो और क्यों है, वो सब मैं आपको इसको समझाऊंगी। तो मैंने आपको क्या क्या समझाया इसमें, देखिए, कुल स्थिर लागतें जिसका उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता, ये हमेशा आपको वहन करनी पड़ेंगी। अगर आपका उत्पादन बंद होगा तब भी आपको ये देनी पड़ेंगी। क्यों? जैसे वॉचमैन का पेमेंट है, पानी बिजली के जो स्थिर लागतें आती हैं वो देनी पड़ेंगी। मतलब आप यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन हमें वो लागतें पे करनी ही पड़ती हैं। आप तुमने घर में भी देखा होगा, अपने घर पे भी आप पूछ सकते हैं कि ऐसी लागतें होती हैं, अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे पानी बिजली को, तो भी आपको वो वहन करनी ही पड़ती हैं। कुल परिवर्तनशील लागतें, कच्चे माल के लिए आपने जो पैसे दिए, मजदूर रखने के लिए जो दिए, मशीनों में कोई खराबी आ गई उनको सही कराने के जो पैसे दिए, वो सब कुल परिवर्तनशील लागतों में शामिल होंगी। जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेंगी, ठीक है। और ये हमेशा 0 से ही शुरू होती हैं। कुल स्थिर लागतें हमेशा समांतर होती हैं क्षैतिज अक्ष के। और कुल लागतें, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागतों का जो जोड़ होता है उनको हम कुल लागतें कहते हैं, जो हमेशा ऊपर से शुरू होगी, कभी भी 0 से शुरू नहीं होंगी, क्योंकि इसमें कुल लागतें शामिल होती हैं। ये दोनों हमेशा एस प्रकार की होंगी। देखिए, ये उल्टा एस बना हुआ है ना, ये हमेशा एस प्रकार की बनेगी। और टीएफसी हमेशा क्षैतिज अक्ष के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के समांतर पैरेलल होंगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। टीसी और टीवीसी के बीच का जो गैप है वो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि उनका गैप हमेशा टीएफसी के कुल स्थिर लागत के बराबर होता है, इसलिए हमेशा बराबर होगा। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में मैं आपको अल्पकाल की बची हुई जितनी भी लागतें हैं वो, और साथ के साथ दीर्घकाल की लागतों को समझाऊंगी, और आपको याद करने का
प्रोसेस भी बताऊंगी कि इनको हमें कैसे ध्यान रखना है और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो आपको उसको ध्यान में रखकर काम करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर मैं जो कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों तक पहुँचे, तो इसके लिए इसको शेयर कीजिए और नया नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। जब नया वीडियो डले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इसको ये जो आपको मैं समझा रही हूँ इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स ईजी लगने लग जाएगा। कोशिश मेरी यही है कि हर बच्चे के लिए इकोनॉमिक्स को ईजी बनाऊं और उनको कॉन्सेप्ट को रटना नहीं पड़े, सिर्फ याद करना पड़े। याद भी नहीं कर, समझ के वो उस चीज़ को करेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।